हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 को, जो कि आपकी सामाजिक अध्ययन का जो है। और आज जो है वो आपकी आखिरी क्लास है सामाजिक अध्ययन की। इसके बाद आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर जितना भी पढ़ाया गया है उसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चंस के माध्यम में, जो कि राजन सीरीज की सारी बहुविकल्पी प्रश्नों को जब आप करेंगे, यानी यहाँ पे कराया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका भारत में खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक, यानी कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा है, ठीक है, और जो उसको बांटने की जो भी प्रणाली है, एक मिनट, जो भी वहां पे वितरण प्रणाली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारतीय खाद्य नियम क्या होता है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम क्या होता है, इसको चीजों को पढ़ लेंगे। तो जो भारतीय खाद्य निगम है ना, इसकी स्थापना जो हुई थी वो भारत सरकार के द्वारा हुई थी वर्ष 1964 में। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना की गई थी वो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1964 में की गई थी। और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में जो है हुई थी। ठीक, चलिए, उसके बाद जो आपके भारतीय खाद्य निगम है ना, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था उसको हम पढ़ लेंगे। तो सबसे जो पहला उद्देश्य है वो ये है, समस्त देश में सार्वजनिक खाद्य वितरण के लिए, यानी कि पूरे देश में सभी तक ना जो खाने की चीजें होती हैं उसको सभी के पास क्या करने के लिए? भेजने के लिए। ठीक है, दूसरा है आपका राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बाजार स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखने के लिए, यानी कि नेशनल लेवल पे जो भी आप खाद्य सुरक्षा बना रहे हैं या लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसको, हाँ, ये उनको आपकी हो कि हाँ, जो भी हमारे पास आ रहा है वो बिल्कुल क्या है? अच्छा है, सेफ है ना? और जो भी स्टॉक है वो हमेशा बने रहे। ये नहीं कि हाँ, जो है जो है लोग जाए सामान खरीदने तो वो स्टॉक में ही नहीं, किसी दुकान पे वो खाद्य सामग्री मिल ही नहीं रही है, ऐसा नहीं। ठीक, अगला है आपका किसानों की हित की रक्षा के लिए, किसानों की भलाई के लिए बना है ये आपका भारतीय खाद्य निगम। क्योंकि यहीं से आपके सारे जो है जो किसान होते हैं वो अपना पूरा जितना भी उनका फसल होता है वो सरकार को बेचते हैं। फिर सरकार वहीं पे क्या करता है, उस चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर लोगों तक भेजता है ना। जैसे गेहूं वगैरह हो गया और आपके धान हो गया, तो उसको चावल के रूप में परिवर्तित करके फिर उसको क्या करते हैं? वितरण करते हैं, है ना। हालांकि उसके बदले में वो पैसे भी लेते हैं, जैसे दुकान दुकान पे जो मिलता है आपका चावल आटा, ये सब की बात हो रही है। एक विश्वसनीय कीमत पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, यानी कि विश्वास के ऊपर, है ना, विश्वास की, हाँ, आपने सिर्फ पैसे नहीं दिए हैं, आप ऐसा सामान भी दीजिए कि उपभोक्ताओं को आपके ऊपर क्या हो, जो है विश्वास हो कि हाँ, इनके यहाँ से अगर हम कोई भी खाद्यान्न सामग्री ले जा रहे हैं तो वो अच्छे क्वालिटी का है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला है आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वहन करने योग्य मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2013 को सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया। ठीक, इस अधिनियम में लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी की रियायती मूल्य पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसके तहत, ठीक है, नागरिकों को जीने के लिए या उनको वहन करने के लिए, ठीक है, अच्छे मूल्य पर, यानी कि ऐसा मूल्य जिस पे वो क्या कर सके, अपने पेट को भर सके, है ना। वही कहने का मतलब है, नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वहन करने योग्य या फिर मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
2013 को सरकार ने क्या किया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिसूचित किया है। ठीक है, इस अधिनियम में लगभग आपके 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को क्या है, अच्छे मूल्य पर उनको जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उनको उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए, अब आते हैं, अगला है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य या प्रसार। यानी कि लोगों तक जो आपकी चीजें बांटी जा रही, वितरण मीन्स होता है बांटना। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य व प्रसार क्या है, ये इसको देख लेते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के पीछे हमारी सरकार के उद्देश्य निम्न है। ठीक, क्या उद्देश्य है उसको देखेंगे। तो पहला तो यही है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की खाद्यान्न की पूर्ति। यानी कि जो गरीब है, ठीक, जो गरीबी से नीचे जी रहा है जीवन, उसको जो खाद्यान्न यानी अनाज है उसको पूरा उसके उसके लिए उपलब्ध कराना। ठीक है, दूसरा है आपका प्राथमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाने तथा बच्चों की पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए। यानी आपको पता है जो बेसिक विद्यालय है आपका, जो प्राथमिक विद्यालय है, उच्च विद्यालय है आपका, है ना, वहां पे क्या होता है, बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से भोजन प्रदान किया जाता है। तो वहां पे बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, बच्चों के पोषण का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए भी इसकी जो है आवश्यकता पड़ती है। ये भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, अगला है अत्यधिक पिछड़े इलाकों में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए महिला एवं बाल विकास की योजनाएं की प्रगति के लिए। ठीक है, ये भी क्या है, आपके सरकार के उद्देश्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर है। चलो, आते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे भूमंडलीकरण क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं भूमंडलीकरण करण क्या होता है, यानी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, आपका तो देखिएगा, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में देश एक दूसरे पर क्या होता है, परस्पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच की दूरियां घट जाती हैं। एक देश अपने विकास के लिए दूसरे देशों पर क्या होता है, निर्भर करता है। बात आई समझ में। कहने का मतलब है, जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है इसमें देश जो होता है वो एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक, और जो लोगों के बीच में दूरियां होती है वो घट जाती हैं और एक देश अपने विकास के लिए क्या होता है, दूसरे देशों पर निर्भर होता है। यही आपका है भूमंडलीकरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूती उद्योग में जापान और भारत व अन्य देशों में पैदा हुई कपास पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है, जो जापान है, जहाँ वहां पे जो सूती उद्योग होता है, वो उद्योग जो होता है वो आपके हमारे भारत में जो भारत या फिर जो अन्य देश में कपास उत्पन्न हो रहा है ना, उसी से आपका जापान में सूती उद्योग होता है। तो हुआ कि नहीं, जापान जो है निर्भर है किस पे, हमारे भारत पे, है ना। यहाँ से उसको कपास मिल रहा है तभी वो अपना यहाँ पे उद्योग कर रहा है। तो यही आपका हो गया भूमंडलीकरण। ठीक है, चलिए, अब आते हैं अगला। भूमंडलीकरण दो क्षेत्रों पर बल देता है। ठीक, आपका जो भूमंडलीकरण है ये आपके दो क्षेत्रों पर बल देता है। किस पे किस पे, पहला है आपका उदारीकरण और दूसरा है आपका निजीकरण। जो उदारीकरण है वो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में, और जो निजीकरण है वो आपके निजी यानी प्राइवेट अपने में। ठीक, चलिए, अब आते हैं जो अगला टॉपिक है वो है आपका सांख्यिकी, जिसको आप लोग मैथ में हमेशा पढ़ते हुए आए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, यही है। तो देखिएगा, सांख्यिकी का अर्थ होता है, ठीक है, एक मिनट, सांख्यिकी का अर्थ होता है आपका विषय या फिर आंकड़ा। ठीक, विषय आंकड़ा, और आपके तीन होते हैं, है ना, समांतर माध्य, माध्यिका और आपके बहुलक, के तीन होते हैं। सांख्यिकी में आपके तीन होते हैं, पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है आपका बहुलक। ठीक, चलिए, उसके बाद आते हैं, दूसरा है आपका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में देखिएगा, पहला, अगर मान लीजिए यन जो है जिसको हम बहुलक कहते हैं, यदि यन जो है,
ठीक है। निरीक्षणों के अलग अलग मान हो, यानी यन के अगर अलग अलग मान है तो आप कैसे सूत्र रखेंगे? यम इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, उसके बाद यन एक्स अपॉन यन। ये आप तब फॉर्मूला रखेंगे जब आपका यन का जो मान होगा वो अलग अलग होगा, ठीक। अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला जो है वो ये है, यदि n पदों का मान n1 n2 n3 या फिर है तो उन पदों की संगत जो बारंबारताएं होती हैं वो f1 f2 f3 या फिर fn है, तो वो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? यम इक्वल टू 1/n। ये हुआ, या तो फिर इसको क्या रख सकते हैं, समेशन fn, ठीक। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको याद रखिए, क्वेश्चन अभी कराया जा रहा है, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 10 20 30 40 50 का समांतर माध्य ज्ञात करिए, ठीक। तो आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। दो एक तीन, तीन छः, चार 10 5 15, 150 आया, तो यहाँ हमने 150 लिख दिया। पहले तो यहाँ एक बार हम इस तरह से लिख लेंगे, फिर काउंट करेंगे कितनी संख्याएं हैं, एक दो तीन चार पाँच। तो जितना है उसके बाद फिर आप पाँच लिख देंगे। इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो 150 है, फिर 5 से डिवाइड किए तो 30 आ गया, ठीक। तो m जो है हमारा, जो आपका समांतर माध्य आया है वो कितना आया है, 30 आया है, ठीक। अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, परेशान मत होइए। और उसके बाद आते हैं, फिर से आपको दिया है कि समांतर माध्य ज्ञात करिए, ठीक। आपका यहाँ पे प्राप्तांक दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, आपको बोला है समांतर माध्य निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये आपकी n संख्या है, ये f संख्या है। जब इस तरह का टेबल बना के देगा तो हमें क्या करना होता है कि n और f को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 11 दिया है 33, 12 सत्ते 84, 13 अट्ठे 104, 14 इंटू 5 इक्वल टू 70, 15 दूना 30 और 16 चौका 64। ये आ गया आपका fn। अब इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक। प्लस कर देंगे तो ये आएगा एफ। उसके बाद इन संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। उसके बाद हमें समांतर माध्य निकालना है, तो समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो इसको हमने प्लस किया था तो 385 आया था, और n की संख्या 29 है, तो जब भाग दे देंगे तो जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा, ठीक। सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। आते हैं माध्यिका में। माध्यिका में दो चीजें होती हैं, ठीक। यदि निरीक्षणों की संख्या, यदि यन की जो संख्या है वो विषम है, यानी आपका अगर ऑड है, तो फॉर्मूला क्या होगा, यन प्लस 1/2 वे पद का मान। अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा है आपका सम संख्या, ठीक। दूसरा आपका सम संख्या है, तो अगर मान लीजिए जो है पदों की संख्या, या जो आपकी ये यन है इसकी संख्या अगर सम है, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2, है ना। फिर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। बात आई समझ में? चलिए, ये आपका फॉर्मूला है। अब हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये आपको संख्या दिया है, इनकी मध्यिकाएं क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग इनको क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो इस तरह से लिख लिया। अब हम देखेंगे कि यन की कितनी संख्या है, तो एक दो तीन चार पाँच, तो एन की संख्या कितनी है, पाँच है। और जो ये पाँच है ये आपका क्या है, और यानी विषम संख्या है। तो विषम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा n+1/2, है ना। तो एन की संख्या कितनी है, पाँच है। तो 5 प्लस 1/2 6 हुआ, 6/2 3 आया है, तो तीसरा पद। तो यहाँ पे तीसरा पद कौन है, एक दो तीन, तीसरा पद 5 है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इतना चीज क्लियर है? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बहुलक में, ठीक। अब आते हैं आपके बहुलक में, जिसको बोलते हैं मोड, ठीक। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही आपका बहुलक होता है, बहुत इजी है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया रहेगा ना, वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। तो देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चंस को देख लेंगे फटाफट।
तो पहला क्वेश्चन है आपका, मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, आपसे पूछ रहा है मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। तो पहला है आपका समेशन यक्स बाई एन, फिर एन अपॉन समेशन यक्स, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है जो मध्यमान का सूत्र होता है वो होता है समेशन यक्स बाई एन। ठीक, तो ये वाला सही होगा। अगला है आपका, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह कथन किसका है? फर्गसन का, बॉन्डी बॉन्डी गटन का, बेस्ट का, या फिर डॉक्टर बाउले का। ठीक, तो देखिएगा, आपका जो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन जो है ये है आपका डॉक्टर बाउले का। किसका कथन है? डॉक्टर बाउले का। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, प्राप्त आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने की विधियां हैं। यानी कि आपकी जो प्राप्त आंकड़े हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने की जो विधियां हैं वो क्या है? सारणीबद्ध प्रदर्शन, चित्रमय प्रदर्शन और आरेखीय प्रदर्शन, ए एवं बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिएगा ए एवं बी दोनों है ना, सारणीबद्ध प्रदर्शन के लिए भी और चित्रमय प्रदर्शन एवं आरेखीय प्रदर्शन के लिए भी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बहुलक की उत्पत्ति ला मोड से हुई है और यह किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा, या फिर कोई नहीं। तो बताइएगा, आपका जो बहुलक की उत्पत्ति जिस ला मोड से हुई है, ये जो भाषा है ये है आपकी फ्रेंच भाषा। ये क्या है? आपकी फ्रेंच भाषा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला है आपका, आंकड़ों को सीधी रेखा द्वारा श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, आंकड़ों को सीधी रेखा के द्वारा श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है मानचित्र में, वृत्तीय चित्र में, रेखा चित्र में, या फिर आपके आयत चित्र में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? आपके आंकड़ों को सीधी रेखा के द्वारा जो श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसको रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सांख्यिकी माध्यों के प्रकार हैं। ठीक है, सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार हैं समांतर माध्य, मध्यांक, बहुलक, या फिर ये सभी। ठीक, तो क्वेश्चन 6 का आंसर देखिएगा, जो सांख्यिकी माध्यकों के प्रकार हैं आपको पढ़ाया गया है कि समांतर माध्य भी है, मध्यांक भी है और आपका बहुलक भी है। बात आई समझ में? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक स्थिति माध्य पोजिशनल एवरेज होता है, मध्यांक, बहुलक, या फिर समांतर माध्य, या फिर कोई नहीं। ठीक, तो देखिएगा, एक स्थिति माध्य यानी पोजिशनल एवरेज जो होता है वो होता है आपका मध्यांक होता है। क्या होता है? आपका मध्यांक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सांख्यिकी आंकड़ों को अभिव्यक्त करने के प्रकार हैं, रेखा चित्र, सरल स्तंभ चित्र, बहुगुणी स्तंभ चित्र, या फिर ये सभी। तो देखिएगा, आपके जो सांख्यिकीय आंकड़ों को अभिव्यक्त करते हैं ना, वो रेखा चित्र के द्वारा भी कर सकते हैं, सरल स्तंभ चित्र के भी द्वारा, ठीक, बहुगुणी स्तंभ चित्र के भी द्वारा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सभी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, आवृत्ति ग्राफ पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपके जो आवृत्ति ग्राफ है उस पे क्या नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है? मध्यांक, समांतर माध्य, बहुलक, या फिर कोई नहीं। ठीक, तो देखिएगा, समांतर माध्य आपका प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, स्थिति संबंधी माध्य को कहा जाता है। आपके स्थिति संबंधी माध्य को कहा जाता है बहुलक, मध्यांक, दोनों, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, आपके स्थिति संबंधी माध्य को कहा जाता है आपके बहुलक। ठीक, स्थिति संबंधी माध्य को क्या कहा जाता है? बहुलक। अगला प्रश्न है, किस आवृत्ति की गणना करते समय पहले अव्यवस्थित आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? यानी कि कोई भी आवृत्ति की जब हम गणना करते हैं तो सबसे पहले हम उसको मतलब व्यवस्थित क्रम में उसको रखते हैं, यानी आरोही या फिर अवरोही में व्यवस्थित किया जाता है। किसकी बात हो रही है? तो अब मध्यांक की। ठीक, किसकी? मध्यांक की।
अगला प्रश्न है, एक ही साथ अनेक सूचनाएं जो एक ही समूह से संबंधित हो को प्रदर्शित करने के लिए किस स्तंभ का प्रयोग किया जाता है? सरल स्तंभ, बहुगुणी स्तंभ, रेखा चित्र या फिर आपका ग्राफ चित्र। ठीक, तो 12 का आंसर क्या होगा आपका? बहुगुणी स्तंभ। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अंकगणित औसत यानी अर्थमेटिक एवरेज किसे कहते हैं? मध्यांक को, बहुलक को, मध्यमान को या फिर चित्तवृत्त को? ठीक है, तो देखिएगा आपके क्या बोलते हैं, अंकगणित औसत यानी अर्थमेटिक एवरेज किसे कहते हैं हम? मध्यमान को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? मध्यमान को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्यांक का सूत्र है, आपके पूछ रहा है मध्यांक का सूत्र है। ठीक, तो ये तो आपका माध्यिका का हो गया है ना, ये है आपका n+1/2, है ना, जब आपकी संख्या विषम होगी। चलिए अगला प्रश्न है, सरल स्तंभ चित्र में आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? खड़े स्तंभ, बड़े स्तंभ, बहुगुणी स्तंभ या फिर उपयुक्त सभी? तो आपके कैसे किया जाता है? स्तंभ जो होता है वो खड़े स्तंभ पे किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ये आज का जो चैप्टर 12 था वो आपका फिनिश हुआ। ठीक, जो आपकी स्टार्टिंग के चैप्टर थे वो बहुत लेंदी लेंदी थे, जैसे आपके चैप्टर 1 2 हो गया, आपका समाज वो यूपी का जीएस हो गया, ये सभी चैप्टर आपके बहुत बड़े बड़े थे और लास्ट के चैप्टर छोटे ही छोटे थे। फिर भी हमने लगभग 1.5 महीने में सामाजिक अध्ययन की क्लास को पूरा कंप्लीट किया है। ठीक, इसकी नोट्स आपको दे दी गई हैं, दे अगर नहीं दी गई होंगी तो दे दी जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों की, कल से राजन सीरीज शुरू होगी। कल से आपकी राजन सीरीज शुरू होगी, तो आप लोग वहां से ना फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पेपर 8 शुरू कर देंगे। ओके, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए अब क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।